अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये पंक्चुएशन का सेकंड पार्ट है। पंक्चुएशन के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कॉमा, पीरियड यानी फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव साइन या क्वेश्चन मार्क, उसके अलावा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये हमने पंक्चुएशन के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। पंक्चुएशन रिटन इंग्लिश में जब आप राइट कर रहे होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ कॉमा, फुल स्टॉप और ये जो साइंस हैं, ये जो मार्क्स हैं, ये यूज़ होते हैं। और अगर आपका कोई एक गलती से भी मतलब कोई मार्क कहीं पे आपने कॉमा लगाना था, फुल स्टॉप लगा दिया, या जहाँ कॉमा लगाना था नहीं लगाया, तो इससे भी आपकी राइटिंग में इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिटन में। जब आप कोई भी चीज़ राइट कर रहे होते हैं इंग्लिश में, लेटर, एप्लीकेशन या एसे इवन, तो आपको इस पे ख़ास तवज्जो देनी पड़ेगी राइटिंग के लिए। तो आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स करें ताकि आपको आइडिया हो जाए, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा कि कहाँ पे कॉमा यूज़ किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, कहाँ पे पीरियड यूज़ किया जा रहा है यानी फुल स्टॉप, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉलन, सेमी कॉलन, डैश, हाइफन, एपोस्ट्रोफ। तो ये चीज़ें आपको आगे चल के काम देंगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सकें और अपने इंग्लिश इंप्रूव कर सकें और अपना फ़ायदा उठा सकें उससे। चलें जी, आज के क्लास शुरू करते हैं। पंक्चुएशन सेकंड पार्ट। पंक्चुएशन क्या है ये पहले भी हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया, सेकंड में भी देख रहे हैं कि देयर वाज नो पंक्चुएशन इन एनी लैंग्वेजेस ऑफ द एंशिएंट टाइम्स। पुराने कदीम दौर में ना कहीं भी पंक्चुएशन का पहले कोई नहीं होती थी लिखन में। फिर जब सिविलाइजेशन एडवांसमेंट होती गई, तरक्की होती गई सिविलाइजेशन में, तो फिर पंक्चुएशन को मुतारफ़ करवाया गया रिटन में, ताकि जो रीडर है वो वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लॉज या सेंटेंसेस के दरमियान फ़र्क कर सके कि कहाँ पे रिदम है, कहाँ पे रुकना है, कितना रुकना है, ये सारी चीज़ें करने के लिए, ताकि ये किया जा सके। पीरियड, नोट ऑफ इंटरोगेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, कॉमा, ये सारी चीज़ें हमने रीड की। आज अभी हम कर रहे हैं कॉलन्स आर द लीस्ट यूज पंक्चुएशन मार्क्स। सबसे कम इस्तेमाल होने वाला ये मार्क है कॉलन। द यूजेज ऑफ द कॉलन्स इज़ लिमिटेड येट, फिर भी इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ दैम यू विल बी एबल टू यूज़ दैम इन योर राइटिंग। जब अगर ये बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन फिर भी अगर आप जानते हैं ना कि कहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो फिर आप फिर ही इस काबिल हो सकेंगे कि अपनी राइटिंग में इसको इस्तेमाल कर सकें। कॉलन्स आर यूज्ड इन द सैल्यूटेशंस ऑफ द फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जब कभी भी लिखा जाता है तो वहाँ पे कॉलन्स का इस्तेमाल होता है, यानी जैसे डियर सर, ठीक है। उसके बाद टू होम इट मे कंसर्न, फॉर्मल लेटर के लिए टू ऑल मेंबर्स, फॉर्मल लेटर के लिए ये ज़्यादातर यूज़ होता है। सेकंड यूज़ देखते हैं क्या है इसका। कॉलन्स इज समटाइम्स इंट्रोड्यूस अ सीरीज़ लिस्ट टू डिस्क्राइब सम न्यू इन्फॉर्मेशन आफ्टर अ कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद भी कॉलन्स यूज़ किया जाता है, कुछ नई सीरीज़ या लिस्ट हो जिसको डिस्क्राइब किया जाता है उस सेंटेंस को। जो सेंटेंस पूरा हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद कोई सीरीज़ या कोई लिस्ट सेम हो तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए कॉलन्स का इस्तेमाल किया जाता है, और कॉमा का भी डेफिनेटली। द फ्रूट सेलर हैड बनानास, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, तो ये रॉन्ग है। द फ्रूट सेलर हैड 3 काइंड्स ऑफ फ्रूट, यानी वो कह रहा है कि उसके 3 किस्म में फ्रूट है। ऊपर वाला रॉन्ग है, ठीक है, ये करेक्ट वाला नीचे ये वाला। हैड 3 काइंड्स ऑफ फ्रूट, उसके पास 3 किस्म के फ्रूट थे, बनानास, कॉमा, एप्पल्स, कॉमा एंड ऑरेंजेस। तो ये कॉमा देख लें, दोनों को अलग अलग करने के लिए अगर हम कॉमा नहीं फॉर एग्जांपल लगाएंगे, बनानास और एप्पल्स कर देंगे तो नहीं मज़ा मीन के पता नहीं चलेगा ये आप अलग अलग फ्रूट्स के नाम दे रहे हैं या एक फ्रूट का नाम है। सो कॉमा देने से पाज आ जाता है हल्का सा, तो इससे पता चलता है ये अगला और नेक्स्ट जो वर्ड है वो उससे जुदा है। सो ये सीरीज़ को भी सेंटेंस के बाद सीरीज़ को भी बयान करने के लिए, ताकि मज़ीद इंफॉर्मेशन हो, इस्तेमाल किया जाता है। A colon is also used to connect two independent clauses, where the first one explains the second clause or logically follows it. 2 independent clauses को भी
बयान करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और पहली जबकि पहली जो है वो दूसरी को एक्सप्लेन कर रही हो। द फर्स्ट वर्ड आफ्टर अ कॉलन यूजली इज़ नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस द कॉलन इंट्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ द न्यू सेंटेंसेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को भी अलग करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, जबकि पहली दूसरी को एक्सप्लेन कर रही हो। ही वॉज जस्ट थिंकिंग ओनली वन थिंग, वॉट वॉज हिज डॉग डूइंग दैन। ये देखें, वॉट वॉज हिज डॉग डूइंग दैन, उस वक्त क्या कर रहा था, उसको एक्सप्लेन किया गया पहले सेंटेंस में, तो इसलिए यहाँ कॉलन लगा है। ही वॉज जस्ट थिंकिंग ओनली वन थिंग, इसको एक्सप्लेन किया कि जी उस वक्त ये एक ही चीज़ सोच रहा था। ठीक हो गया। आई न्यू द क्लू, यू जस्ट हैड टू रीड इट इन द मिरर। मेरे पास एक क्लू है, एक निशानी है, आपको उसको मिरर में देखना चाहिए। तो उसको सेकंड सेंटेंस को पहला एक्सप्लेन कर रहा है। कॉलन्स आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग टाइम इन फिगर्स। जब फिगर में हम टाइम दे रहे होते हैं, नॉर्मली हमारे पास जो फिगर्स वाली वॉच होती है उसमें भी यही चीज़ लिखी होती है, 1:30, 7:35, आगे पे PM इन द मॉर्निंग, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 1:30 o'clock इस तरह नहीं लिखा जाता। हमने वॉच भी देखी होगी, मोबाइल्स में भी आजकल हमारे पास होता है टाइम, अगर हम इस तरह का लगाएं तो डिजिटल वॉच, तो उसमें ही इस तरह का ही टाइम लिखा होता है 1:30, यही डिज़ाइन होता लिखा हुआ ये। ठीक है, तो देखें 1:30 AM, तो टाइम को भी एक्सप्रेस करने के लिए ये कॉलन से इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया सेमी कॉलन। कॉलन टाइम के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब भी बयान करने के लिए, जब पहली क्लॉज दूसरी को एक्सप्लेन कर रही हो, उसके अलावा सेंटेंस के बाद अगर कोई सीरीज़ हो, लिस्ट हो कोई, उस सेंटेंस को मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए, तो तब भी कॉलन इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं सेमी कॉलन। ये सेमी कॉलन्स का साइन है। ठीक है, क्या है सेमी कॉलन, कैसे किया जाता है। सेमी कॉलन्स आर ऑलमोस्ट लाइक पीरियड्स, ये तकरीबन पीरियड से मिलता जुलता है, लेकिन दो जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ हैं या सेंटेंसेस हैं उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जगह पे इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना यूज़ करने चाह रहे हो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ को जोड़ने के लिए, तो वहाँ हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक होगा। सेमी कॉलन्स बिटवीन द टू क्लॉजेज और सेंटेंसेस इंडिकेट्स दैट द क्लॉजेज आर क्लोजली रिलेटेड। जब दो सेंटेंस या दो क्लॉज को जोड़ेंगे सेमी कॉलन्स के साथ, तो इसका मतलब होगा इन दोनों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत आपस में जुड़ी हुई हैं। सेमी कॉलन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के तौर से भी इसको रिप्लेस किया जा सकता है, यानी सेमी कॉलन की जगह हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जैसे एंड, फॉर, बट, इस तरह की चीज़ों को भी हम ये चेंज कर सकते हैं, इसको रिप्लेस। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, ये कंजंक्शंस के लेक्चर में, वीडियो में हमने ये बयान किया है, हमने पढ़ा है, डिस्कस डिटेल्स में पढ़ा है कि कंजंक्शंस क्या हैं, उनकी अक़साम क्या है, कैसे बनती है, कहाँ उनकी पहचान क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। जिनको नहीं स्टूडेंट्स ने देखी, वो जिनको नहीं पता या जो इतना ज़्यादा नहीं जानते, तो वो वीडियो देख लें ताकि उनके लिए आसानी हो कंजंक्शंस को समझने में। चलिए एग्जांपल देखते हैं। वी डो नॉट नीड अ कार नाउ, वी वांट टू सेल इट। दिस सेमीकोलन कुड बी रिप्लेस्ड बाय एंड। यहाँ पे आप एंड सेमीकोलन को हटा के एंड लगा सकते हैं। वी डू नॉट नीड अ कार नाउ एंड वी वांट टू सेल इट। हमें ज़रूरत नहीं है और हम इसे बेचना चाहते हैं। तो सेमीकोलन एंड को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को रिप्लेस करने पर ही लगाया गया सेमीकोलन। ठीक हो गया। कॉमन transitional expressions such as therefore, for instance, namely, indeed, additionally, further, moreover, likewise, and finally are used after a semicolon to start a new clause. नॉर्मली भी जब एक्सप्रेशन दे रहे हो ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस, तो हम देयरफॉर, ये कुछ हैं चीज़ें, फॉर इंस्टांस, नेमली, इंडीड, एडिशनली, इन चीज़ों को हम सेमीकोलन के बाद यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनके बाद कॉमा लाजमी आता है। ठीक हो गया। हम नीचे एग्जांपल्स देखते हैं। वो यूज्ड टू लव हंटिंग, सेमीकोलन, हाउएवर, ताहम, इट इज़ नॉट लीगल। हमें बहुत पसंद है, लेकिन ये नहीं है, ताहम ये लीगल नहीं है, कानूनी नहीं है। हाउएवर के बाद कॉमा आता है। ठीक हो गया। ही डज़ नॉट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करता।
लाइकवाइज, इसी तरह आई डू नॉट लाइक हिम, मैं भी उसे पसंद नहीं करती या करता। इट्स टू कोल्ड बट हेयर, इट्स टू कोल्ड आउट हेयर, इंडीड इट्स विंटर, यहाँ बाहर बहुत सर्दी है, दर हकीकत यहाँ विंटर है, ये विंटर है। तो ये इंडीड, लाइकवाइज, हाउएवर, इनसे पहले सेमीकोलन लगाएंगे और इनके बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हाइफन, हाइफन्स कंबाइन, हाइफन और डैश में डिफरेंस ये है कि हाइफन का जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है और डैश की कम होती है। ठीक है। हाइफन्स कंबाइन वर्ड्स टुगेदर टू मेक अ कंपाउंड नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, कंपाउंड नाउन्स और एडजेक्टिव बनाने के लिए भी हाइफन का यूज़ किया जाता है। हाइफन्स आर आल्सो यूज्ड विद सम सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस सच एज लाइक, वाइज, एंटी एंड पोस्ट। ये चार ऐसे हैं जिनके साथ ये लगाते ही लगाते हैं। फर्स्ट टू जो हैं वो सफिक्सेस हैं और एंटी और पोस्ट ये प्रीफिक्सेस हैं। ठीक हो गया, इनके साथ ये लगते हैं। जैसे एंटी वायलेंट, अब एंटी प्रीफिक्स है, उसके बाद हाइफन, फिर वायलेंट। डॉग लाइक, ये देखें डॉग लाइक में हाइफन, एबिलिटी, वाइज, अब इसमें भी हाइफन आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स हमने देख ली हाइफन की, अभी नेक्स्ट देखते हैं डिसीजन मेकिंग। अब देखें डिसीजन मेकिंग, इसके दरम्यान में हाइफन है, तो ये कंपाउंड नाउन्स हो सकते हैं, डॉग लाइक, एंटी वायलेंट, एबिलिटी वाइज, ये एडजेक्टिव, डिसीजन मेकिंग एडजेक्टिव। ठीक है। अब सिटी ऑन्ड, तो ये था हाइफन। हाइफन के आगे थोड़ा और यूज़ है, जैसे कि कंपाउंड नंबर्स एंड कंटिन्यूस नंबर्स रिक्वायर हाइफन इन दैम। कंपाउंड नंबर्स हों जब, यानी एक से ज़्यादा, और या कंटिन्यूस हों, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक हो तो दरम्यान में हाइफन के 1 से आगे 10 तक पूरी गिनती है। सो इस तरह कंटिन्यूस हों तब भी लगातार। हाइफन यूज्ड विद द कंपाउंड नंबर्स फ्राम 21 to 99 in words and with the fractions which works as adjectives in the sentence. Fractions which are nouns don't need hyphens. अगर फ्रैक्शंस नाउन हो तो उनके लिए हाइफन्स की ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया। ये देखें 60, 65, ये देखें 65, ठीक है, हाइफन आ गया। 25 हाइफन आ गया। अगर नंबर हो तो 21 से आगे नंबर होना चाहिए। ठीक है। 21 माइनस कह रहा हूँ, हाइफन 25। 21 से 99 तक वर्ड्स हों इन वर्ड्स तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। अभी देखें ये शेक्सपियर की डेट ऑफ बर्थ और डेथ है, तो यहाँ इसमें वो पैदा हुआ और यहाँ तक वो उसकी डेथ है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये लगातार बात हुई कि यहाँ तक इतने अरसा ज़िंदा रहा वो, इस वक्त पैदा हुआ हाइफन, यहाँ डेथ हुई, तो ये पूरा ये सारा उसका वो है 54 ईयर्स 52 ईयर्स उसकी एज थी। 3/5 फुल गिलास, यानी 5वें हिस्से से तीसरा हिस्सा, अगर हम गिलास के 5 हिस्से करें तो उसके तीसरा हिस्सा। ठीक हो गया। तो ये इस तरह भी होता है। 21 to 99 इन वर्ड हो तो हाइफन का यूज़ होगा। ठीक है। हाइफन, इसका कुछ यूजेज हैं, हम वो देख लेते हैं। यूज़ हाइफन व्हेन प्रीफिक्स नॉन, सेल्फ एंड एक्स। जब प्रीफिक्स ये होंगे तो हम हाइफन का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। ही इज़ कम्फर्टेबल विद नॉन पाकिस्तानीज एट हिज वर्क प्लेस। नन आया, ये देखें नन आया प्रीफिक्स क्या आया, हम प्रीफिक्स के क्लास में हमने वो रीड किया, और जिसने वो नहीं पढ़ा तो वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वो देख लें ताकि प्रीफिक्स क्या है ये पता चल सके और सफिक्स क्या है। तो जब ये 3 प्रीफिक्सेस होंगे तो उनमें हाइफन यूज़ होगा। ठीक हो गया। यू मस्ट हैव अ सेल्फ कंट्रोल, ये देखिए सेल्फ के साथ हुआ है तो हाइफन का यूज़ हो गया। ही इज़ एन एक्स आर्मी ऑफिसर, तो एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट, तो ये हाइफन यूज़ होगा। Hyphenated compound adjective is used when it comes before noun it describes. Noun से पहले हो जिसको वो डिस्क्राइब करे। ठीक हो गया। तो हाइफन्स का यूज़ होगा नाउन से पहले। फॉर एग्जांपल आई नीड एन अप टू डेट देखें, अप टू डेट बुक,
इसमें हाइफन्स का यूज़ हुआ है। नाउन से पहले आ जाए और उस नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा हो तो हाइफन का यूज़ होगा। ठीक हो गया। सेकंड, इसका हमने इसका यूज़ पढ़ लिया हाइफन्स का। अब देखते हैं एग्जाम्पशंस। कंपाउंड एडजेक्टिव दैट हैज़ अ वर्ड एंडिंग ly इज़ नॉट हाइफिनेटेड। अगर कंपाउंड एडजेक्टिव के आखिर में ly आ रहा हो तो हाइफन नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल, यू विल फाइंड अ फ्रेंडली लुकिंग। ये देखें, फ्रेंडली लुकिंग, इसमें एडजेक्टिव नहीं लगा क्योंकि एडवर्ब के आखिर पे ly आ रहा है। मैन, फ्रेंड लुकिंग मैन व्हेन यू एंटर द क्लास, तो यहाँ हाइफन नहीं लगेगा। नॉन हाइफिनेटेड कंपाउंड एडजेक्टिव इज़ यूज्ड इफ़ इट कम्स आफ्टर नाउन इट डिस्क्राइब्स। अगर नाउन से पहले आ जाए कंपाउंड एडजेक्टिव और वो उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो तो हाइफन यूज़ होगा। अगर वो उसके बाद आए, उस नाउन के बाद जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो फिर नहीं हाइफन लगेगा। ठीक होगा। ये अप टू डेट, दिस बुक इज़ अप टू डेट, इसमें हाइफन यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट है जी डैश। अ डैश हिंट्स अ ब्रीफ ब्रेक इन थॉट और हेल्प्स टू ऐड इंफॉर्मेशन टू अ सेंटेंस। ये थोड़ी सी कह लें कि ब्रेक होती है थॉट में और हेल्प्स करता है और मज़ीद आगे इंफॉर्मेशन सेंटेंस में डालने के लिए। अ डैश हैज़ नो स्पेस बिफोर और आफ्टर इट। जब कभी भी डैश यूज़ होगी तो उससे पहले भी स्पेस नहीं होगी और आखिर में भी स्पेस नहीं होगी। द मैन वॉज रनिंग अराउंड द बिल्डिंग, भाग रहा था। आई कुड नॉट सी हिज फेस एंड डिसअपियर डाउन द एले। तो ये देखें, यहाँ भी ये फेस के आगे भी हो गया। ब्रेक है, थोड़ी सी ब्रेक होगी थॉट में और इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर रहा होगा सेंटेंस के। ठीक हो गया। दिस हाउस, थोड़ी ब्रेक आ गई थॉट में। एंड एवरी हाउस ऑन द स्ट्रीट विल बी कनेक्टेड बाय दिस वायर। ठीक हो गया। रशल क्रो, यू नो हिम, आई थिंक इज़ कमिंग टू आवर लोकेलिटी। मीन वो आ रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर रहा है, इसकी बात हो रही रशल क्रो की, सो इसमें इजाफा कर रहा है। A dash can replace the conjunctions such as namely, that is, or in other words to add new information or explanation. डैश इन 3 वर्ड्स को भी 4 को रिप्लेस कर सकता है। ये जो कंजंक्शंस है, नेमली, दैट इज़ एंड इन अदर वर्ड्स, जब हम इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रहे हों तो। आई वॉज थिंकिंग अबाउट अनदर रोड, द वन थ्रू न्यूयॉर्क। ठीक हो गया। वो कह रहा कि मैं सोच रहा था, दैट इज़ द वन थ्रू न्यूयॉर्क। देयर इज़ ओनली वन वे नॉट टू लॉस टू डोंट इवन पार्टिसिपेट इन द गेम। सो ये इन 4 चीज़ों को भी रिप्लेस कर सकता है कंजंक्शंस को, जब हम इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रहे हों। ठीक होगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं। अपोस्ट्रोफी क्या है? ये अपोस्ट्रोफी इज़ यूज्ड इन कंट्रैक्शंस में भी ये यूज़ होता है। अगर फॉर एग्जांपल ये डू नॉट है तो डू नॉट को हम डोंट इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, कंट्रैक्शन। आई एम इस तरह लिखा जाता है। इस तरह डज़ नॉट इस तरह लिखा जाएगा। यू आर, हैज़ नॉट इस तरह लिखा जाएगा। ही इज़, हैज़, वॉज इस तरह लिखा जाएगा। ठीक हो गया। हैव नॉट इस तरह लिखा जाएगा। ये कंट्रैक्शन है कम, सम कंट्रैक्शंस हैं, तो ये अपॉस्ट्रोफी इसमें लिखा जाता है। आई शैल, आई विल, इज़ नॉट, इज़ंट, आरंट, आर नॉट, अरंट, शी वुड, शी हैड इस तरह लिखा जाएगा। वुडंट, विल नॉट और वुडंट दोनों का ये आ सकता है। आप अगर ये लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब है विल नॉट या वुड नॉट, इनमें से कोई एक है, वो सेंटेंस के हिसाब से। दे आर इस तरह लिखा जाएगा। वॉज नॉट, वॉजंट, वरंट, ही हैड। देखिए, ही आगे डी आ गया तो ही हैड आ गया। ठीक है, तो वुड भी हो सकता है। शी विल, शैल, तो ये कंट्रैक्शंस में भी यूज़ होता है अपॉस्ट्रोफी। दूसरा इसका यूज़ है अपॉस्ट्रोफ एंड एन एस, मीन ये अपॉस्ट्रोफ के साथ एस इज़ यूज टू मेक अ प्लूरल्स ऑफ द अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स। किसी भी वर्ड्स के साथ अगर हम अपॉस्ट्रोफ लगा के एस लगा देंगे तो वो वर्ड्स अल्फ़ाबेट या नंबर है तो उसकी जमा बन जाएगा। जैसे अब्दुर्रहमान गॉट ऑल एज मीन बहुत सारे ए,
इन फाइनल एग्ज़ाम में उसने सब में ए ले लिया तमाम में। अफरीदी हिट 10 सिक्सेस, यहाँ सिक्सेस की बात हो रही, ठीक है, यानी छक्के 10 छक्कों की जमा हो गई सिक्सेस, ठीक है ना। 12 फोर्स यानी 4 चौके क्रिकेट में ही होते हैं इन दिस मैच, तो ये उसको जमा बनाने के लिए भी अपोस्ट्रोफी यूज़ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यानी इस नंबर के साथ अगर अपोस्ट्रोफ और ऐसा आ जाए तो इसका मतलब है ये फॉर एग्जाम्पल 6 के आगे आया तो सिक्सेस हो गया। हम वैसे भी तो सिक्सेस अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो सिक्सेस पूरा लिखेंगे, जबकि इस तरह लिखेंगे तो इसका मतलब ही सिक्सेस ही है, जमा है 6 की, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एंड एन एस इज़ यूज टू टेल पोजेशन ऑफ द नाउन्स, नाउन की पोजेशंस बताता है। आहसन, आहसन्स फादर, यहाँ ये पोजेशन बता रहा है कि आहसन का अब्बू, आहसन का वालिद हैज़ एग्री टू सेंड हिम अब्रॉड, बाहर भेजने पे एग्री हो गए हैं। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं फादर ऑफ आहसन, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम अपोस्ट्रोफी पढ़ रहे हैं तो इसलिए एस कंट्रैक्शन साथ लगाएंगे। ओनली अपोस्ट्रोफ इज़ यूज टू टेल पोजेशन ऑफ द प्लूरल नाउन्स एंडिंग विद एस। हम प्लूरल जिनके आखिर में एस आ रहा होता है उसके आखिर में ये अपोस्ट्रोफ लगा के उस जमा की पोजेशन बता रहे होते हैं, ज़्यादा की पोजेशन जिसमें जमा लगता हो। द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग अ न्यू जजेस कॉलोनी, जजेस मीन ज़्यादा जजेस, एक से ज़्यादा जजेस की बात हो रही। अगर यहाँ हम लगाते तो ये एक जज की बात होती, जजेस कॉलोनी। अगर एस से पहले अपोस्ट्रोफी आ जाता तो एक जज की, अब एस के बाद आया तो ये जमा बन गया यानी एक से ज़्यादा जज, तो ये प्लूरल है। तो इस तरह प्लूरल बनते हैं जिनके आखिर में, यानी बॉयज़ है तो बॉयज़ के आखिर पे एस है, तो जिनके आखिर पे एस आता है उनके आखिर पे आप अगर लगाते हैं तो अपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो ये ज़्यादा का पोजेशन बता देता है, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एंड एस इज़ यूज विद द लास्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन टू टेल इट्स पोजेशन। अगर कंपाउंड नाउन आ रहा हो, ठीक है, ही वॉज आस्किंग फॉर अ प्राइम मिनिस्टर्स, यह कंपाउंड नाउन है, दो नाउन से मिल के बना है कंपाउंड नाउन, तो आखिर वाले को अपोस्ट्रोफ और एस लगा के इसका हम पोजेशन बताएंगे, ठीक है। जमा बनाने के लिए हम उसके आखिर एस वाले लिख के वर्ड्स जो भी बनता है नाउन और उसके आखिर पे अपोस्ट्रोफ लगाएंगे तो वो जमा की पोजेशन बन जाएगी। अगर हम एस से पहले लगाएंगे यानी वो सिंगुलर लगा के फिर अपोस्ट्रोफ फिर एस लगाएंगे तो वो एक सिंगल की पोजेशन बताएगा। यहाँ अगर कंपाउंड नाउन हो तो आखिर में वही उसी तरह अपोस्ट्रोफ लगा के एस लगाएंगे तो ये एक ही उसी कंपाउंड नाउन की ही पोजेशन बताएगा। ही वॉज आस्किंग फॉर प्राइम मिनिस्टर्स हेल्पलाइन नंबर, ही डजंट लाइक हिज फादर इन लॉज एटीट्यूड, यह कंपाउंड नाउन है और यहाँ हाइफन यूज हो रहा है, ठीक है। और ये कंट्रैक्ट अपोस्ट्रोफी यूज़ और एस, तो इसका मतलब है फादर इन लॉज एटीट्यूड, वो अपने ससुर का एटीट्यूड उसको पसंद नहीं है, वो भी पसंद नहीं करता है, ठीक होगा डियर स्टूडेंट्स। नो प्रोनाउन यूजेस अपोस्ट्रोफ्स एक्सेप्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन वन, ये हमेशा याद रखेगा डियर स्टूडेंट कि प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं होती। ही शी इट प्रोनाउन क्या है, ये प्रोनाउन वाले लेक्चर में हमने इसको समझा, इसको पढ़ा है, इसको डिस्कस किया डिटेल्स में, उसकी एग्ज़ाम भी देखी। जिनको नहीं पता तो वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका डाल दूंगा लिंक, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो वन होता है, वन ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, ठीक है ना, कोई भी एक, ठीक है ना। हम नीचे एग्जांपल्स देखते हैं। उस्मान इज़ सिटिंग एट माई डेस्क, उस्मान मेरे डेस्क पर बैठ रहा है। वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, उसे या कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना, शुड रिस्पेक्ट हर किसी को अपने पेरेंट्स की करनी चाहिए। एवरीवन तो यहाँ नहीं लगाया लेकिन ये उसका मतलब भी यही आ जाता है, ठीक है। तो ये देखें वन पीछे लगाया तो वन का बन सकता है अपोस्ट्रोफी, जबकि प्रोनाउन का नहीं बन सकता, ठीक है। तो एग्जांपल्स हमने देखी इसकी पंक्चुएशन के प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफ नहीं लगता, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ लगता है, वन के साथ लगता है, ठीक है। तो वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, ठीक हो गया। तो ये अपोस्ट्रोफ के यूजेज थे। अभी देखते हैं कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स ये इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल या डबल कोटेशन मार्क बोलते हैं उसको। कोटेशन मार्क्स आर यूज फॉर इनक्लोजिंग डायरेक्ट कोटेशंस ऑफ द रिटन और स्पोकन वर्ड्स ऑफ अदर्स। दूसरों के बारे में दूसरे जो वर्ड्स बोल रहे होते हैं तो अगर उनकी तरफ से आपने बोलना हो
तो फिर इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। ये डायलॉग भी उसको बोल सकते हैं, सेट बाय करेक्टर्स इन फिक्शन में जो डायलॉग करेक्टर बोल रहे होते हैं वो भी इन्वर्टेड कॉमा में आते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड कोट मार्क्स आर जस्ट कोट्स फॉर शॉर्ट। द फर्स्ट ऑफ द पेयर इज़ द ओपनिंग आर ओपन द कोट। जो पहला पेयर होता है वो ओपनिंग होता है, वो राइट साइड पे जाता है, ठीक है, कर्व बनाता है नीचे से ऊपर की तरफ कर्व, और जो सेकंड वन होता है वो लेफ़्ट की तरफ बनाता है, यानी दोनों को दरमियान में क्लोज करता है, इनक्लोजिंग कर रहा होता है। तो एग्जांपल, हैव यू सीन द म्यूज़िक वीडियो फॉर द सॉन्ग डिस्पासीटो के बारे में आपने देखा होगा, उसके बारे में बात हो रही है कि इसको आपने देखा है सॉन्ग को। प्ले विद अग्रेशन शाउटेड द कोच ने कहा, ये हम उसकी तरफ से जो कहा गया प्ले विद अग्रेशन, जारहाना खेल खेलो, तो ये उसकी तरफ से हम बयान कर रहे हैं, इसलिए ये इन्वर्टेड कॉमा में आ गया। सही हो गया। और इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। योर एग्जैक्ट वर्ड्स वर गॉट आउट ऑफ माई रूम, गेट आउट ऑफ माई रूम। ये आपके वर्ड थे, क्योंकि आपकी तरफ से हम बोल रहे हैं इसलिए इन्वर्टेड कॉमा होगा। इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं इसको, ठीक है। I had never dreamed that I would lose somebody like you. This line from the song Wicked Games always make me sad. ये इस सॉन्ग की ये लाइन है, तो ये उस सॉन्ग की तरफ से हम बयान कर रहे हैं, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में ये आ गई। सही हो गया। तो इस तरह होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ होती है ये इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि नोट्स हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो ये एरर्स भी बोल सकते हैं इसको आप। कॉमास एंड पीरियड्स मस्ट ऑलवेज बी प्लेस इनसाइड द कोटेशन मार्क्स अकॉर्डिंग टू द मोस्ट साइटेशन सिस्टम। ज़्यादातर इसी तरह होता है कि जो कॉमा हम यूज़ कर रहे होते हैं और फुल स्टॉप यानी पीरियड्स, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही होना चाहिए, मीन कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर नहीं होना चाहिए फुल स्टॉप। Colons as well as semicolons on the other hand should be placed outside the quotation marks. कॉमा और पीरियड यानी फुल स्टॉप ये इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क्स के अंदर होने चाहिए, और कॉलन्स एज वेल एज सेमीकॉलन्स ये दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होना चाहिए। नोट ऑफ इंटरोगेशन एंड नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन शुड बी प्लेस्ड इनसाइड द कोटेशन मार्क्स व्हेन दे आर पार्ट ऑफ द कोटेड एलिमेंट्स। अगर ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इंटरोगेटिव साइन ये दोनों अगर उस जो हम कोट कर रहे हैं हिस्सा उसका हिस्सा है तो फिर अंदर होंगे। Seemingly, when the note of the interrogation and exclamation are not a part of the quoted materials, they are not placed outside the quotation marks. तो अगर वो ना हो तो फिर उसको बाहर रखेंगे, ठीक है। तो अगर तो वो उस कोटेड हिस्सा का जो हम कोट कर रहे हैं वर्ड्स कुछ भी चीज़ स्पीच, तो अगर उसका हिस्सा है तो इन्वर्टेड मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोटेड मार्क्स के अंदर, अगर नहीं है तो फिर उसके बाद तो ये आउटसाइड में लिखेंगे हम, ठीक हो गया। यानी कॉमा और फुल स्टॉप हम अंदर लिखेंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इंटरोगेशन साइन या मार्क वो हम अगर उस स्पीच का उस हिस्से का कोटेड मटेरियल का हिस्सा है तो फिर अंदर लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के कोटेड मार्क्स के, अगर नहीं है तो बाहर लिखेंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है जी पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस इसको छोटी ब्रैकेट भी बोलते हैं हम। पैरेंथेसिस ब्लॉक ऑफ मटेरियल्स दैट इंटरप्ट द टेक्स्ट टू ऐड इंफॉर्मेशन। अगर कोई हमने कोई एडिशन होगी या कोई हम इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं और वो इंटरप्ट कर रहा है उस टेक्स्ट को, तो हम उसको ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस में लिख देंगे, तो वो उसमें भी रहेगा लेकिन इंटरप्शन भी नहीं होगी। तो ये इस मकसद के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, द पार्क्स इन बोस्टन आर ऑलवेज क्राउडेड। तो ये एक्स्ट्रा एडिशन है, इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं कि कहाँ पे पार्क्स, द पार्क्स आर ऑलवेज क्राउडेड। किस पार्क की बात हो रही है? इन बोस्टन जो है, तो ये हमने ब्रैकेट में डाल दिया यानी पैरेंथेसिस में डाल दिया। पैरेंथेसिस में तो ये इन्फॉर्मेशन भी ऐड होगी और सेंटेंस भी खूबसूरत होगा। वी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ सर्विसेज, सी आवर वेबसाइट, आई टीच इंग्लिश
सी माई यूट्यूब चैनल। सो ये एडिशनल है इन्फॉर्मेशन, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में डाल दिया। ठीक हो गया। आगे ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स इंक्लूड्स द एडिशनल थिंग्स इन द कोटेड मटेरियल। These additions are used for the clarifications of the words or phrases of the quoted materials। जो हम इन्वर्टेड कॉमा में डाल रहे हैं मटेरियल, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए या उसके लिए कोई एडिशनल जो चीज़ें हैं उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट टॉट मी ऑल इट द रिवर की बात हो रही है। इट टॉट मी ऑल आई एवर न्यू अबाउट लाइफ। जो मैंने जाना उसने मुझे बताया। Yeats used to love her, Maud, Johnny, and he wrote many poems about her. Every man must die one day. I told Spielberg I wouldn't do the movie। मैं नहीं देखूँगा। तो सो ब्रैकेट्स में इंफॉर्मेशन जो ऐड होती हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो लिखी जाती है। Brackets are also required to block off materials that fall within the materials which are already enclosed by parentheses। अगर parentheses में हो तो उसके अंदर भी ये लिखी जा सकती हैं ब्रैकेट्स में वो इंफॉर्मेशन। We provide a lot of services। See the website table 24 for the details। तो ये फर्दर इस तरह के टेबल का मतलब नंबर लिखा हुआ है, तो ये उसको हमने मज़ीद इन्फॉर्मेशन को हमने उसको अलग करने के लिए ये ब्रैकेट्स डाल दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे पंक्चुएशन। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी। आई होप कि आप इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। और ये उसका सेकंड पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप वो भी देख सकते हैं, ताकि आप पूरी पंक्चुएशंस जितनी भी पंक्चुएशंस यूज़ हो रही हैं रिटन में, तो वो आप उसके बारे में जान सकें कि वो क्या हैं, कहाँ यूज़ होती हैं, कैसे होती हैं, उसका मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।